नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और हम अपना काम कर रहे हैं लगातार। यूपी पीसीएस के 2013 से लेकर के 2023 तक के हम पेपर कराएंगे, जिसमें से मैंने 2013 का पेपर कंप्लीट करा दिया, 2014 का करा दिया और ये पेपर हम 2015 का कराएंगे। ठीक है ना। और पसंद आता हो तो आप देखा करो, बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स से बेहतर है कि कुछ अपने काम की चीज़ कर ली जाए। ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे, सीधा सवाल पे बढ़ते हैं। क्योंकि लंबा वीडियो बनता है तो ज़्यादा इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि सीधा टू द टॉपिक बात की जाए, टू द पॉइंट बात की जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस का है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? कलर चेंज कर लिया जाए क्या? येलो कलर कैसा लगेगा इस पर? ठीक जमेगा? थोड़ा सा बस इसका मोटा कर लेते हैं इसको। इतना सही है। चलिए, तो क्वेश्चन ये है आपका कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है। अब तुम कहोगे कि ये क्वेश्चन तो पहली बार देख रहे हैं। नहीं, मैं कहूँगा कि ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 2013-14 कोई क्वेश्चन में इससे संबंधित था कि नहीं था? कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? वो उससे रिलेटेड था कि दम घुट जाता है ना, जो जैसे मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया था, सर्दियों में जो कोयला वोला जला करके रूम बंद करके जो है सो जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम है। क्योंकि हीमोग्लोबिन, अब देखो किसी भी चीज़ को याद करने के तरीके होते हैं अपने तरीके से, और उसको डिटेल में याद करो। जैसे सूर्य कुमार यादव 360 बल्लेबाज हैं, वैसे ही एक क्वेश्चन के 360 में से करो। हीमोग्लोबिन आ गया तो हीमोग्लोबिन किस में मिलता है हमें? आरबीसी में, है ना। आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में। इसका काम ही एक प्रकार का प्रोटीन होता है ना। इसमें लोह के गुण पाए जाते हैं। और इसका काम क्या है? ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वापस फेफड़ों में लेके आ जाता है। इसका काम ये है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हीमोग्लोबिन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? इंडियंस थे भाई साहब। तो ये जानकारी दी थी आपकी एस चंद्रशेखर। और ये आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और ये आप कहोगे कि नहीं, तो आप देख लेना, आगे मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्न प्रकार के दर्पणों का किसका उपयोग किया जाता है? कार के पीछे आने वाले जो लगा रहता है ना गाड़ियों में, पीछे के वाहनों को देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण से संबंधित आपने 2013 में देखा था क्वेश्चन, 2014 में बताना। तो उत्तल दर्पण आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुमेलित नहीं है। इस पे ध्यान देना है कि सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो चारों ऑप्शन उसमें पता होने चाहिए आपको। एक टाइप से पूछता है कि निम्न में से कौन सुमेलित है, दूसरा टाइप होता है कि कौन सुमेलित नहीं है। लेकिन जब भी है, एक मैचिंग वाले आते हैं कि इधर से दे देंगे और 4 इधर दे देंगे, तो मैचिंग वाले आते हैं, वो थोड़े इजी पड़ जाते हैं। इनको भी इजी बना सकते हो, क्योंकि वहीं देखो मिला करके कि क्या सल्फर डाइऑक्साइड किससे रिलेटेड जाएगा। दांत से तो नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। फ्लोराइड प्रदूषण, फ्लोराइड किससे संबंधित है? फ्लोराइड प्रदूषण दांत से संबंधित है, ये दांत से संबंधित है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड आपको मालूम है भोपाल गैस त्रासदी, इसका मतलब ये बी वाले से जाना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर, मैंने कहा कि ओजोन पे हम रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वहीं से फिर इन्होंने रिपीटेड क्वेश्चन बना दिया ओजोन रिक्तता। क्योंकि आपने देखा होगा त्वचा का कैंसर, वो एक ऑप्शन था त्वचा का कैंसर, तो चर्म कैंसर वही दे दिया उठा करके इन्होंने। तो आंसर आपका क्या है? ओजोन रिक्तता। ठीक है। और हाँ, CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। इसको याद कर लेना चाहिए आपको सीधा सीधा। और CFL आप यूज करते हो तो जो नॉर्मल बर्फ़ होता है ना आपका, सामान्य लाइट जो होती है, तो उसमें जो है विद्युत ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। अगर उसमें 100 होती है तो CFL में 33% लगभग, मान लो 1/3 जा करके, तो कितना विद्युत बचत कर लेता है CFL, है ना। तो लगभग 18 से 15 गुना ज़्यादा तक चलता है। और उम्र जो उसका जो अवधि होती है चलने की, बल्ब तो तुम्हें माले में पीले वाले के जैसे फूकते रहते हैं, एक बार आप CFL लगा लो। अब तो LED बल्ब चल रहे हैं, उनकी क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई है।
निम्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका H2SO4। क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। और ये जो है आपका लेड एसिड बैटरी, कार की बैटरियों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है कि आएंगे ही और आते रहते हैं, आगे पीछे कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं हमको। विटामिन का क्वेश्चन बताया था कि विटामिन सही से अच्छे से याद कर लो, विटामिन से क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहा है। देखो 13 में देखा हमने, अभी तक तो देखते आ रहे हैं, 14 वाले में भी आया और यहाँ भी आ गया। विटामिन सी मतलब विटामिन के नाम याद रखो, उनके वैज्ञानिक नाम याद रखो और उनसे होने वाले रोग। तो विटामिन सी स्कर्वी, ठीक है ना। तो ए का 4 से मिला लो, कहाँ जाएगा? ए का 4 2 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ए गलत और सी गलत। एलिमिनेशन तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, उसे करो। विटामिन ए रतौंधी, तो सी का 1, अब सी का 1 देख लो किस में है, तो एक ही में है। आंसर आपका मिल गया बी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। फोलिक अम्ल का मिला लो अब, इसका रक्ताल्पता से, और B1 का वेरी वेरी, विटामिन बी वेरी वेरी, ठीक है ना। प्याजों के छिलके उतारने पर जो आंसू आते हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि प्याज क्या निष्कासित करता है? ऐसा 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, अगर आप ढंग से उसको ध्यान से नहीं देखोगे तो गड़बड़ कर दोगे नेक्स्ट टाइम। सल्फेनिक अम्ल, क्या है? सल्फेनिक अम्ल, और ये क्या है? सल्फोनिक अम्ल। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। निम्न बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई का निर्माण में किया जाता है? आजकल बहुत इस्तेमाल होता है इसका, है ना, कुछ भी बनाने के लिए जो ना चिपके कढ़ाई से, तो वो टेफ्लॉन की बनती है। वो किसकी? टेफ्लॉन की। याद रखना है इस चीज़ को। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब कोई चीज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पक रही है और वही चीज़ अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकेगी तो जल्दी पकेगी कि नहीं पकेगी? तो जब प्रेशर कुकर होता है वो गैस बाहर निकलने नहीं देता, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जल का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो बढ़ करके हो जाता है 120, 130, 140 जो भी है बढ़ जाता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है ना। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य अगर रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बनाते रहो भाई। कोई भी एक वस्तु रख दिया है तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिबिंब जो होता है ना बार बार परिवर्तित होकर के एक नया प्रतिबिंब बना देता है, तो अनंत बनते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त क्या होगा? अर्धचालक पदार्थ ही होगा, और अर्धचालक इन 3-4 में से देखो कौन सा अर्धचालक है, तो आपको दिख रहा है सिलिकॉन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक हैं, तो ट्रांजिस्टर बनाने में इस्तेमाल इनका होता है। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? पूछ रहा है आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम और नहीं पे बहुत ध्यान देना है आपको। नहीं है पूछा है तो कैल्शियम जरूरी है अस्थि व दांत के मजबूती के लिए, फास्फोरस भी जरूरी है, फ्लोरीन भी। आयोडीन आवश्यक आपका नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है भाई? आयोडीन एक रासायनिक तत्व है, और ये कैसे? अगर आयोडीन की अगर कमी हो जाए, इसमें होता है आयोडीन, जो प्रेग्नेंट माताएं होती हैं, अगर वो प्रेगनेंसी के समय पे अगर उनके अंदर आयोडीन की कमी हो गया, ऐसा भोजन खाएं वो जिसमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में ना मिलता अगर उनको, तो उनके जो बच्चे होंगे उनसे पैदा, उन बच्चों में जो है सीखने की जो है क्षमता बड़ी कमज़ोर होती है। सीखने की कमज़ोर क्षमता पाई जा सकती है। और बाकी थायराइड ग्रंथि से आप रिलेटेड जानते हो कि कौन सा रोग हो जाता है, बताना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन तुम देख लेना, इसको मिलेगा आपको, फिर से मिलेगा। और ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अब जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं अगर वो क्वेश्चन भी गलत कर दो पेपर में तो फिर कौन अगर क्लियर कराएगा यार। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इतने अच्छे से करो कि वो उसमें तो गलती ना हो कम से कम। निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में? तो पॉलीकार्बोनेट, ठीक है ना। ये जैकेट बनाने के लिए भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिड़की बनाने के लिए किया जाता है, जो आर्मी वगैरह की जैकेटों में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो ये निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया?
गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था आपका CB देसाई। ठीक है, रट लो एकदम, कोई गुंजाइश नहीं है। 4-5 बार पढ़ोगे बार बार तो रट ही जाता है, फिर उसको अनकॉन्शियस माइंड से भी, कॉन्शियस माइंड से ना भी पढ़ोगे तो अनकॉन्शियस माइंड कैप्चर कर लेगा। कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम कौन से विटामिन का है? तो विटामिन डी। फिर से विटामिन आगे देख लो, तो विटामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन पढ़ो। जो जो सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है रिपीटिशन हो रहा है उसका, तो वो सेक्टर इंपॉर्टेंट है, उससे ध्यान से पढ़ो, है ना। तो विटामिन डी, तो विटामिन तो जितनी भी है सारी याद रख लेना। आप कहो तो और इसकी ट्रिक हैं काफ़ी, मैंने तो याद कर रखा था। विटामिन ए का तो आप देख ही लोगे, बी का सबसे पड़ता है, बी का अलग अलग पड़ जाता है ना, तो मैंने शायद बताया भी था, और नहीं बताया होगा तो इस तरीके से याद कर रखा था। 125 367 नाम तो याद कर ही लेते हैं, नंबर याद करते थे पहले इस तरीके से। तो ये विटामिन B1 है, ये विटामिन B2 है, ये विटामिन B5 है, ये विटामिन B3 है, ये विटामिन B6 है, ये विटामिन B7 है। तो इनका नाम रखा था हमने थाराईपेंटोनियापाईबाओ। वो अपने तरीके से मैंने बचपन में याद कर रखा था। बचपन का मतलब है जब से हाई स्कूल वगैरह में ये देखे थे। थाराईपेंटो इनका नाम था नियापाईबाओ। तो वही है, था से थायमिन बन जाएगा, राइबोफ्लेविन बन जाएगा, ये पेंटो नियापाईबाओ तो नियासिन है। तो इस तरीके से याद कर लिया था। बाकी B12 साइबो कोबालमिन इस तरीके से। तो कुछ भी निमोनिक्स बना लो, याद रख लो, बस तुम्हें याद रहना चाहिए, है ना। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। तो ये एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अपनी प्रजाति के जो सदस्य होते हैं वो सामाजिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, ये जो फेरोमोन्स होता है ना। और एक और चीज़ होती है, ये अपने विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए इसे स्रावित करता है ना। जीवों में होता है खूब, जैसे मेढक टर मचाते हैं अपने विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए। निम्न में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो दोनों खाद बायोगैस ही देगा भाई, बायोगैस संयंत्र। ओके। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। ऊन एक प्रोटीन है, सही बात है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, ये भी सही बात है। फुलरीन एक कार्बन का अपरूप है, ये भी सही बात है। लेकिन रेयान एक रेशा है, रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ये फाइबर है, फाइबर। क्या है ये? फाइबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं? ये क्वेश्चन तुमने कितनी बार देखा होगा। धर्मपाल। ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त। निम्न में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो ये है हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ठीक है ना। तो ये, और स्थापना कब की थी इन्होंने? 1907 में। इनके साथ इनके भाई भी थे, 3 भाई थे। ये ABC थे क्या? नहीं, ये थे आपके AGS, OG लो जी सुनो जी। तो AG तो अविंद्रनाथ टैगोर, और G थे गगनेंद्र नाथ टैगोर, और S थे समरेंद्र नाथ टैगोर। आपके घर में किसी का नाम हो तो याद कर लो इस तरीके से। हालांकि ये क्वेश्चन अविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड सीधा है। इसकी डेट याद कर लेना, कभी डेट पूछ लेगा ये, या तो मिलान में दे देगा किसी के साथ मिला करके। निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग किया? स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन का नियमित उपयोग किया। कुजल कडफिसेस या विम कडफिसेस? तो इसका आंसर है आपका विम कडफिसेस। ओके, क्योंकि K और V कवि इन्होंने किया था ये, इसके बाद गद्दी इन्होंने संभाली थी, विम कडफिसेस ने। ठीक है ना। तो भारत में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के हैं वे विम कडफिसेस ने चलाए थे। ठीक है, और भारत में इसी को ही जो है विम कडफिसेस को जो है कुषाण शक्ति का जो है वास्तविक संस्थापक माना गया। ठीक है, और ये ऐसा ही नहीं है, ये शैव मतनाई थे, शिव जी को मानने वाले थे। चलिए, निम्न अवलिकों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख है? देखो, अशोक का नाम तो बहुत सारे अवलिकों में उल्लेख है, लेकिन इन चारों में से जो दिया है उनमें बताओ कौन सा है। तो ये है गुर्जरा। ये भी मैंने याद कर लिए थे 4-5 जिनमें अशोक का नाम उल्लेख है। तो वो था
इस तरीके से याद कर लिया था कि मास्क पहनकर, ऐसे लिख दिया, मास्क पहनकर गुर्जरा नाथ उड़ेगा। गुजर होते हैं ना, गुर्जरा नाथ उड़ेगा। गुर्जर भाई साहब बहुत दिलेर इंसान होते हैं, उनका अपना ही स्वैग है, उड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से आप देखोगे कि गुर्जरा तो गुर्जरा हमने देख लिया, अशोक का नाम उल्लेख है इसमें। मास्क मतलब मास्की, ठीक है ना, और नाथ मतलब नेतूर है, नेतूर, और उड़ेगोलन एक है, उड़ेगोलन। तो ये 4 मैंने इधर दे लिया आपको, तो इनमें अशोक का नाम उल्लेख है, लेकिन गुर्जर आ रखा है, इसे तो पक्का याद कर लो। 3 और याद कर सकते थे अलग से, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया, मतलब चाय को भी खो दिया। 1813 में इन्होंने चीन के साथ और चाय के व्यापार के साथ, ये दोनों छोड़ करके बाकी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए थे। बट इसका आंसर है 1813। इस एक्ट के तहत चाय का अधिकार जो था 1813 में, वो भी समाप्त कर दिया गया। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लौटते फिरते चलते बाते गाते बजाते मिल ही जाता है। तो वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित थे शंकरदेव, है ना। इनका जन्म जो है असम में हुआ था, और इनके धर्म में ऐसा नहीं है जो वैष्णव संप्रदाय था, और मूर्ति पूजा की जो है प्रधानता नहीं थी बिल्कुल भी। बस एक ये चौकी बनाते थे, चौकी पे पवित्र ग्रंथ रख के कोई भी धार्मिक उत्सव होता था तो मनाया जाता था। ठीक है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूचिन। कैसे कैसे नाम हुआ करते थे, तैमूचिन। ओके, चलिए, निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? अब ये क्वेश्चन आपने मेंस में किया था, मैंने कराया था ना, कन्नौज का ट्राइपार्टी संघर्ष। हिस्ट्री के क्वेश्चन हम करा रहे थे यूपी का स्पेशल पेपर नंबर 5 में, तो कन्नौज का ट्राइपार्टी संघर्ष किया था। आप कहते हो मेंस अलग प्रीलिम्स, हमें लगता है कि मेंस प्रीलिम्स में कोई अंतर नहीं, कहाँ है, पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट जब मेंस तैयार करते हैं तो प्रीलिम्स के बहुत सारे फैक्ट हमारे एकदम कट टू कट क्लियर होते हैं। तो ये था, जैसे कन्नौज है, कन्नौज में ट्राइपार्टी संघर्ष हो रहा, तो पाल वंश आपके इधर थे, गुर्जर प्रतिहार इधर थे, और राष्ट्रकूट इधर थे। तो 3 लोगों के बीच में था, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट। चोल नहीं थे, और वही पूछ रहा है कि कौन सा हिस्सा नहीं है। ठीक है, हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। ठीक है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अच्छा, इन्होंने एक और उपाधि धारण कर दी थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है इसका, कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है, और कौन सी इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है, ओके, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछता है उसको भी। परम भागवत पूछ लिया। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे भाई? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया का। स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब ये सब चीज़ें ना फैक्चुअल चीज़ें, लूसेंट बुक बहुत प्यारी है, अगर लूसेंट को तुम ढंग से भी कर लोगे तो बहुत सारे फैक्ट आपके एक जगह इकट्ठे हैं और रट्टा मारना है उनका। बट उससे पहले काम यही है अच्छा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको ढंग से आने चाहिए, ढंग से इन द सेंस आ जाए तो ऐसा लगे कि ये इस वाले पेपर में था, ये यहाँ आया था, उस टाइप से। उसके बाद आप लूसेंट भी पढ़ लो, बहुत बेहतर है, उसमें और सारे फैक्ट आपके और क्लियर होंगे। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। जब हम नोट्स बना रहे होते हैं ना कि नोट्स बना रहे हैं, तो वो तो बुक वैसे भी नोट्स फॉर्म में। व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो हावड़ा षड्यंत्र 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 से 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। ये था आपका 1925। ठीक है ना, और देख लो आंसर वही है। रिपीटेशन में आप ध्यान दे रहे होगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो साथ में कर रहे होगे, आपने पहले भी किए होंगे। अगर थोड़ा बहुत ढंग से ऑब्जर्व किया होगा
तो क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं जो पहले आ चुके हैं ज़्यादातर आंसर। काकोरी पे क्वेश्चन था कि नहीं था? पहले था, काकोरी ट्रेन एक्शन पे। अब ये दोबारा से रिपीट हो गया, बस उसकी डेट गलत दे दी इन्होंने। निम्न में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1784। ये टाइपिस्ट ने गड़बड़ किया है, ये था 1804 और ये सही आंसर था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 सही था। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और यही आंसर सही है और यही गलत है, क्योंकि 1844 नहीं 1838। और ये डेट याद कर लीजिए जो भी आ रहा है आपके सामने। और आप देख पा रहे हो ये क्रोनोलॉजी बनती है। अगर आपको कुछ भी ना पता हो, जब आप कहते हैं ना कि तुक्का मारना होता है, वो तुक्का नहीं होता है, बहुत पढ़ रखा होता है, तब आंसर लगाते हो एक आइडिया के आधार पे। और इसमें तुम कहोगे तुम्हें नहीं मालूम, मैंने कहा इसका आंसर चलो नहीं मालूम, मैंने कहा काट दिया मैंने, तुम ऐसे कैसे लगाओगे बताओ। एक तरीका बनेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, इसके बाद बॉम्बे में बनाई गई है। बंगाल में पहले थे, क्योंकि अंग्रेज थे बंगाल में, कैपिटल कोलकाता उनकी रहा करती थी, वहीं रहा करते थे, तो सबसे पहले बंगाल में, उसके बाद बॉम्बे में बनाई। उसके बाद इन्होंने जो है ग्रेट ब्रिटेन में लेके गई, तो 1813 में उसके बाद बनाई, है ना। तो फिर भी एक आइडिया जब लगाना होता है हमें, कुछ ऐसी क्रोनोलॉजी को भी ध्यान में रखते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, कब? 1893। फैक्चुअल क्वेश्चन। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत संगठित किया गया कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को मैं कहूँ कि कैसे तैयार किया जाए सही से, तो मैंने कहा ये अभिनव भारत हमने यहाँ लिख लिया, और इसके जो 360 व्यू की बात कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट में 360 बल्लेबाज होते हैं ना, उसी तरीके से अब अभिनव भारत है, तो मेरे को इसको कैसे याद रखोगे? तो इसके संस्थापक के नाम याद रखो, यानी सावरकर जी, और दोनों भाई थे सावरकर बंधु, दो भाई थे ये, गणेश और दामोदर। ठीक है, कब बना? 1905 में। ठीक, कब बना? 1905 में। फिर और फैक्ट लिखना हो तो आपको कहाँ पर? तो महाराष्ट्र, नासिक। कहाँ? नासिक। तो नासिक महाराष्ट्र में है ये, तो वो लिख लो महाराष्ट्र में। और भी एक आध फैक्ट बच रहा हो, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला। जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए इस तरीके से आपने लिख लिया कि हाँ जी हो गया कंप्लीट एक। तो जैसे मर्जी आपको लगे कि आसान है चीज़ें, तो 360 व्यू में घुमा दो उसे, ठीक है ना। लंदन में आयोजित निम्न गोलमेज सम्मेलन में किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो उनका था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चीज़ें वहीं से उठ रही हैं। आपने गांधी इरविन समझौता पढ़ लिया था, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर याद दिला रहा हूँ 13 और 14 का। गांधी इरविन समझौता आपने पढ़ा था कब? 1931 में हुआ। कब? 5 मार्च को। तो जब ये हुआ उसके बाद आपको मालूम है 23 मार्च को क्रांतिकारी हमारे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ठीक, उसके बाद कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और जो 26 से 29 मार्च तक चला था। इसी में गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। इन सब पे क्वेश्चन आ रखे हैं। और इसी से संबंधित था कि कराची अधिवेशन में ही उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, गांधी जी की आत्मसम्मान की जो पराकाष्ठा है, इनकी जो फेमस होने की पराकाष्ठा है, वो पराकाष्ठा लेवल की बात कही थी। तो चारों पांचों क्वेश्चन जो पीछे के हैं वो सब यहाँ मिल रहे हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, प्रथम में नहीं लिया था, न तृतीय में लिया था। ठीक है। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये है नागपुर अधिवेशन। ठीक है ना। और नागपुर अधिवेशन आपका जो है 1920 दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1920 में। और ये वही टाइम पीरियड है, आप याद रखो। जब ऐसे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे दिमाग में चलना तो चाहिए ना, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर क्यों रहे हो भाई, पीछे रिमाइंड मारो। अब आप रखो कि आप बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को है। क्रोनोलॉजी में भी तो क्वेश्चन आते हैं 1920 को, और नागपुर अधिवेशन हो रहा है 1920 में, लेकिन वो दिसंबर में हो रहा है। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, ये वक्तव्य किसका है? तो ये है दादा भाई नौरोजी का, कि राजा जनता के लिए नहीं है। हाँ, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ। अब इस ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनको तुम जोड़ के देखो, जोड़ के याद करो। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। तो आनंद मठ का जो कथानक था वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था।
किस पे था? सन्यासी विद्रोह पे आधारित। जैसे मैंने अभिनव भारत का बताया, वैसे ऐसे याद रखो इनको, कि जैसे अब आनंद मठ आपने लिख लिया यहाँ, है ना, कि आनंद मठ लिख लिया, और आपके इसके 360 में देखना है, देखो ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, इसके रचयिता आनंद बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये एक राजनीतिक उपन्यास है, सन्यासी विद्रोह से आधारित है, और इसी उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम गाते हैं ना, तो वो आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन तुम्हें इस पे सब पे मिलते हैं, तो इस तरीके से याद कर लो। निम्न में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? मोतीलाल नेहरू तो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित थे ही भाई, ये तो अध्यक्ष ही थे। M.K. गांधी चंपारण आंदोलन, बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल भाई साहब। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन, नहीं जी, ये इन्होंने इसका विरोध किया था। बट जैसे इसमें आप देखोगे तो शौकत अली का नाम सुना था आपने? शौकत अली खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे, और शौकत अली का नाम आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सुना था। वो वहाँ सुना था कि बाल गंगाधर तिलक जी की जो अर्थी को कांधा दिया था गांधी जी के साथ, वो शौकत अली थे। ठीक है ना, देखो मिल रहा है, जुड़ रहा है। ऐसे ही जो जोड़ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करोगे तो धुआं निकाल दोगे पेपर का, तुम्हें लगेगा नहीं कि अलबेला हो रहा है कुछ हमारे साथ। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? 123। अगर मैं राज्यपाल का पूछूं तो तुम कहोगे 213, और ये भी अगर आपको नहीं पता होगा तो चलो यहीं मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। जब आप किसी में जहाँ ज़रूरत हो तो 89 या फिर 90 ऐड करके देख लेना, आपको अगला आर्टिकल राज्य से संबंधित मिल जाएगा। जैसे 123 में आपने जैसे ही 90 ऐड किए तो आपको कितना मिल गया? 213। ये राज्यपाल से संबंधित आ गया। तो एक तरफ केंद्र के आर्टिकल हैं, दूसरी तरफ राज्य के आर्टिकल हैं। तो केंद्र के आर्टिकल अगर आपको याद है उसमें 90 ऐड कर दोगे जैसे ही, तो राज्य के आर्टिकल मिल जाते हैं। ठीक है ना, आजमा के देख लेना अगर आपको झूठ लग रहा हो तो ऐसा। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन 110 आर्टिकल तक लगभग शायद काम करता है वो, है ना। 110 का 123 पे भी काम कर रहा है, देख लो। विधि के समक्ष अब देख लो, हमने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, इनके आर्टिकल जितने भी सबको याद कर लो। विधि के समक्ष, विधि के सम्मुख समानता, आर्टिकल 14, साफ साफ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखा हुआ है आपका क्वेश्चन। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45। और फिर मैंने कहा है याद ना भी हो तो एक तरीका फिर चलता है आपके कॉमन सेंस का, आपकी एजुकेशन जो आपने की है और नहीं भी करी तो कॉमन सेंस का, क्योंकि संविधान एक बड़ा कॉमन सेंस पे चला है आगे तक, बड़ा ही नैतिक रूप से लिखा गया है। कार्य करने का अधिकार इम्पोर्टेंट है या कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति इम्पोर्टेंट है? मुझे बताना, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों ऑप्शन को मैंने उठाया। कार्य करने का अधिकार पहले इम्पोर्टेंट है या कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति इम्पोर्टेंट है? तो आप बोल सकते हो कि यार मानवीय स्थिति भी सही होनी चाहिए, चलो देख लेंगे, पहले कार्य करने का अधिकार तो मिले। तो कार्य करने का अधिकार जब आप ढूंढोगे तो पहले 41 में मिलेगा सबसे पहले, उसके बाद तुरंत आप कहोगे कि मानवीय स्थिति भी होनी चाहिए, तो 42। जैसे इससे जोड़ सकते हो कि कोचिंग सेंटर जब खुलते हैं तो हम सेफ्टी की बात करते हैं, है ना, कि स्टूडेंट की सेफ्टी नॉर्म्स पूरे किए जाएँ। तो हम कहते हैं कि पहले स्टूडेंट को पढ़ाना इंपॉर्टेंट है या सेफ्टी नॉर्म्स इंपॉर्टेंट है? तो कहते हैं यार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तभी तो चल रहे हैं बगैर सेफ्टी नॉर्म्स के। दूसरा आ जाता है कि हाँ जी सेफ्टी नॉर्म्स भी होना जरूरी है, घटनाएं घटित हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मल तो चल रहा है ना। तो वही ये था कि कार्य करने का अधिकार पहले आएगा, फिर कार्य के लिए जो मानवीय स्थितियाँ हैं वो देख लेंगे दोबारा 42 में। सारे आर्टिकल ऐसे ही हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर करना, वरना मैं करा दूंगा जो भी ट्रिक तरीके से याद किए हमने। ओके, चलिए। सूचना के अधिकार के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है? यह एक राजनीतिक सूचना का अधिकार 2005 में आया था, ठीक है। तो यह एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? यह एक विधिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किसकी राय लेगा? भाई संसद के सदस्य की अगर निर्भरता देखेगा तो राष्ट्रपति राय लेगा भारत के निर्वाचन आयोग की। ओके, निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो ये थे चंद्रशेखर। जैसे नरेंद्र मोदी भी लोकसभा के सदस्य हैं, भाई जीत के आए हैं वाराणसी से। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी लेकिन प्रधानमंत्री बन गई। वैसे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी राज्यसभा से ही आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन चंद्रशेखर लोकसभा से थे, ठीक है ना।
राज्य वित्त आयोग आ गया, ये आता है। जो निमोनिक्स मैंने याद किए हुए मेरे को देखते याद आ जाते हैं। राज्य वित्त आयोग 2013 वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, 2013 पेपर में जो क्वेश्चन आया था कि पति ने लक्ष्मी अपनी वाइफ को आवाज़ लगाई कि लक्ष्मी, तो लक्ष्मी ने अंदर से आवाज़ दी आई। आई आई क्या, पर्स लेके आई हो भाई, क्योंकि पैसा है उसमें। राज्य वित्त आयोग, तो ये 243 आई, इस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। जैसे और युवत किया था ओके, इलेक्शन कराना है भाई, ओके, तो के है 243 के। इसमें इलेक्शन कमीशन जो राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया था। याद करने के तरीके याद करो भाई। तो ये क्या है, जब आर्टिकल आपको मालूम पड़ गया तो यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। निम्न में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? अब ये क्वेश्चन दोबारा तो रिपीट नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चनों से आपको एक चीज़ पता चलती है कि जब भी प्रथम वाली चीज़ें होती हैं उन्हें याद कर लेना चाहिए। हालांकि इसका आंसर जो है पीएस संगमा दोबारा नहीं आएगा, उस समय थे, बने थे। अब जैसे हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं अनुसूचित जनजाति की, तो क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा, प्रथम महिला अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ये अनुसूची पूछ रहा है, इस पर भी ध्यान देना। कहीं भाग और अनुसूची में बच्चे बहुत गड़बड़ कर जाते हैं भाई। भाग और अनुसूची पूछा क्या है, उस पर ध्यान देना है। अनुसूची तो पंचायती राज से रिलेटेड है, वही 12वीं अनुसूची नगर पालिका से, ठीक है। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है? स्थानीय सुशासन का जनक होगा तो कोई लिबरल आदमी होगा, एना गेना टेना तो होगा नहीं। ये कर्जन तो बहुत नालायक इंसान था। 1899 से 1905 ने इस पे क्वेश्चन आ चुका है, आएगा नहीं तो आ जाएगा दोबारा। 1899 से 1905 तक ये रहा था। 1905 में बंगाल विभाजन करा दिया था इसने भाई साहब। फूट डालो राज करो की नीति तो इसने शुरुआत करी है। सांप्रदायिकता मुझे लगता है इसके समय से स्टार्ट हुई है। इसने चरम सीमा पर ला दी थी, 1857 के बाद तो शुरू हो गई थी। तो ये हैं आपके लॉर्ड रिपन साहब, ठीक है ना। कौन है? लॉर्ड और रिपन साहब इतने इम्पोर्टेंट हैं कि स्थानीय सुशासन का जनक तो कहते हैं। इनके समय बहुत सारी चीज़ें भी हुई थी भाई। क्यों? क्योंकि इनके समय में प्रथम नियमित जनगणना भी हुई थी 1881 में। पहला फैक्ट्री एक्ट भी आया था 1881 में। स्थानीय सुशासन एक्ट 1882 में, ये स्थानीय सुशासन के जनक इसलिए कहलाते थे कि 1882 में ये स्थानीय सुशासन एक्ट लेके आए थे। तो थे, उदारवादी थे। इन्होंने लॉर्ड लेटन इनसे ही पहले जनरल थे, तो उनकी हर एक नीतियों को इन्होंने पलट के रख दिया था। लॉर्ड लिटन थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा नालायक थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कर लो भाई साहब, तुम्हारी सरकार है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। हाँ जी बिल्कुल है, सही है, इसीलिए तो कर सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 आ गया ना, डीपीएसपी नहीं छोड़ेगा तुमको। ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में निम्न में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का कौन गठन करता है भाई? पंचायतों से संबंधित है, ये पूछ नहीं रहा देश से संबंधित, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है ना। वित्त आयोग 243 आई, याद कर लेना। मेरे साथ जुड़ जाओगे तो मेरी वाली ट्रिक तुम्हें ऐसे याद हो जाएगी याद करते करते। अभी जब तक हम 2023 के पेपर तक पहुँचेंगे याद हो जाएगा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? इनका जिक्र है आर्टिकल 155 में। तो ये कुछ आर्टिकल ऐसे बीच बीच में आएंगे इंपॉर्टेंट, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। निम्न में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? महान्यायवादी। इनके महान्यायवादी का आर्टिकल सीधा पूछता है, मिलान में आ जाएगा, नहीं तो वैसे पूछ लेता है, ठीक है। तो आर्टिकल 76 महान्यायवादी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया, ठीक है, मान लिया सबसे लंबा तो है ही है। किस लिए हो गया भाई? कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। बात तो सही है, लेकिन जो लंबा हुआ है हमारा संविधान इस कारण से नहीं हुआ ना कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान इतना लंबा खुद है ही नहीं। अमेरिका के संविधान अगर बहुत सारा लंबा होता, हम कहते बहुत सबसे बड़ा वही है, तो मान लेते। बात दोनों सही है, लेकिन कथन को संतुष्ट कारण नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध से सुमेलित नहीं है? और ये मेंस के क्वेश्चनों में भी आप देखोगे कि संघ राज्य संबंधों में जब आएगा तो आप जब कुछ उपाय बताते हो, कुछ सरकार के प्रयास बताते हो, कुछ प्रयोग जो किए गए वो बताते हो, तो आप उन कमेटियों का जिक्र भी करते हो। सरकारी आयोग संबंध है, राजमन्नार आयोग संबंध है, पुंछी आयोग संबंध है, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध इससे नहीं है। ये चुनाव से संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति।
तो इन सारी चारों समितियाँ अगर आपको याद होगी तो मेंस में इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इलेक्शन से आप कोई क्वेश्चन कर रहे होगे चुनाव से संबंधित, तो आप डाल सकते हो इंद्रजीत गुप्ता समिति को। आप केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जब आप क्वेश्चन लिख रहे होगे तो आप लोग कमेटियों को डाल सकते हो। ठीक है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया यूएस से। प्रेमबल जो ली गई उसका जो विचार लिया गया वो यूएसए से लिया गया। ठीक है। निम्न में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? बाद में ऐसे प्रावधान हुए थे भाई, इमरजेंसी लगा दी गई। आप बताइए, अभी पास किया गया एक बिल और ब्लैक डे के रूप में वो मनाया जाएगा। इमरजेंसी काल के परिप्रेक्ष्य में उस डेट को तय किया गया था। आप कमेंट सेक्शन में अगर देखो पूरा वीडियो तो ज़रूर बताना कि ब्लैक डे, और ये पीटी में आपको देखने को मिलेगा, देख लेना। इसलिए ये डेट याद कर लेना आप, मैं नहीं बता रहा, कमेंट सेक्शन में आप खुद ही बता देना ब्लैक डे कौन सा है। ठीक है ना। तो इसका आंसर है आर्टिकल 20 और 21। उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी सीबीआई के ऊपर। एक केस था, उस केस में फैसला सुनाते हुए कि सीबीआई एक पिंजराबंद तोता है, कि पिंजरे में वो बंद है, कुछ नहीं करता, जो मालिक कहेगा वो टेंटे मचाएगा। तो कोयला आवंटन घोटाला बाद में जब फैसला सुनाया जा रहा था उस समय ये टिप्पणी उच्चतम न्यायालय ने इस पर करी थी। तो सीबीआई से संबंधित जब आप क्वेश्चन लिख रहे होगे पॉलिटी में तो आप ऐसी टिप्पणी का जिक्र कर सकते हो। जब आप चुनौतियां बता रहे होते हो, किसी चीज़ की आलोचना कर रहे होते हो, तो आलोचनात्मक टिप्पणी करने में आप ऐसी बातें लिख सकते हो उच्चतम न्यायालय का रेफरेंस दे करके कि पिंजराबंद तोता कहा था उच्चतम न्यायालय ने। ठीक है, देख लो। मेंस के पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ऐड कर लेने हैं आपको, प्रीलिम्स तो है ही है साथ में। ओके, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे थे हमको, अब दिख गया। लो, आर्टिकल 51A है ना, 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है ये, जब परिवर्तन हुआ था इसमें तो काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था आर्टिकल 51A में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ये किया गया 2008 में। इसी तरीके से जब आप इन क्वेश्चनों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने का मतलब ये है, और एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करो। लोग सोचते हैं करंट अफेयर्स, क्रॉनिकल पढ़ेंगे, घटना चक्र पढ़ेंगे। अरे न्यूज़पेपर पढ़ो सबसे पहले तो, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके तैयार हैं तो वैसे भी आपका दिमाग चलता रहता है। न्यूज़पेपर जरूरी है भाई, पढ़ लो क्रॉनिकल। फिर मैंने तो नहीं कभी पढ़ी यार, मैं तो एंड टाइम में जो आई दृष्टि आती है वही 10-15 दिन में लपेटता हूँ। उससे पहले तो बस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट लगाए, बस कहानी खत्म। तो अब जैसे कि अब इससे तुम क्या देखोगे, जब असंगठित श्रमिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पूछ लिया इन्होंने, तो आपके नए श्रम कानून भी तो लागू करे गए हैं 4, उनको याद करो और उनकी डेट देखो आप, क्योंकि उससे आगे क्वेश्चन पूछेगा। मानव पूंजी में बहता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है। मानव पूंजी कैपिटल पूंजी, मानव पूंजी जब बनती है जब उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य उसका सही होता है, उसके कौशल में, स्किलफुल में, जैसे स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाया जा रहा, तो मानव पूंजी में होता है। संसाधनों का समुचित प्रयोग होता है, अगर वो स्किलफुल होगा बंदा तो। उत्पादकता में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। कुशलता में विकास होगा, बिल्कुल होगा। उपरोक्त सभी, ज़्यादातर तो पीसीएस या आरओ में उपरोक्त सभी वाले आंसर सही होते हैं। ना भी पता हो लगा दिया करो, ज़्यादा चालू चिड़िया मत बना करो कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मर जाएंगे, भजा, कुछ ना होता, रिस्क लेना होता है। निम्न युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? औद्योगिक वित्त सिडबी, भारतीय सुरक्षा उपाय, भारत निर्माण, ये पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ग्रामीण साख नाबार्ड, ग्रामीण रोजगार, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीटेशन में इसी पेपर में मिला, भारत निर्माण से संबंधित। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब आपको नहीं आ रहे हो तो पेपर को पूरा सॉल्व करते जाना, पता चला कि आगे वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है। ग्रामीण रोजगार SJSRY है ना, तो ये है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। लेकिन ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, जो शहरी आ गया है ना एस से संबंधित, तो ये ग्रामीण का रोजगार जो है वो गलत हो गया, क्योंकि ये शहरी रोजगार के लिए बनी थी। ठीक है ना, तो ये है। निम्न में से कौन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता? मतलब कार्यान्वित नहीं करता है। कौन नहीं करता? नाबार्ड नहीं करता, बाकी तीनों करते हैं। नाबार्ड क्यों नहीं करता? ये कार्यान्वित तीनों करते हैं। व्यापारिक बैंक करेगा, रीजनल रूरल बैंक करेगा, सहकारिता बैंक करेगा। ठीक है ना, नाबार्ड नहीं करता। अच्छा, नाबार्ड का इससे क्या लेना देना है फिर? भैया नाबार्ड ने ही शुरुआत करी थी इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किसने करी थी? नाबार्ड ने। कब?
1992 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? पूछ लो, सही सुमेल नहीं है। जो नहीं होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन, ये 2006 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हंस पेपर में 2005 था, तो और ये सही है। जनश्री बीमा योजना 2000 सही है। नरेगा सही नहीं है, ये 2006 है, ठीक है, ये 2006 है, तो यही गलत है, बस बाकी तीनों सही हैं। और इनको याद कर लेना, क्योंकि मिलान में कहीं ना कहीं फिर पूछ लेगा। इनकी डेट याद करो। आरओ एआरओ और पीसीएस दोनों के लिए ही बेस्ट हैं। आरओ एआरओ को पेपर भी करा लेंगे, लेकिन ये पीसीएस के करा रहे हैं हम, तो क्वेश्चन आपको देखने में मिल रहे होंगे सेम टू सेम ऐसे ही। निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? भूमि सुधार, अब ये भी मेंस का क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा इकोनॉमी का क्वेश्चन करोगे तो भूमि सुधार से संबंधित क्वेश्चन आप देखोगे ही देखोगे। तो कौन कौन चीज़ों को आप भूमि सुधार में देखते हो? जमींदारी प्रथा उन्मूलन, बिल्कुल। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, बिल्कुल। काश्तकारी सुधार, बिल्कुल। बहुफसलीय योजना, ये भूमि सुधार से संबंधित नहीं है, भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है ना। तो मेंस के क्वेश्चन के 3 पॉइंट तो यही मिल गए आपको। लो, कहते हो मेंस मेंस मेंस, लो, मेंस से पीटी, पीटी से मेंस, दोनों को जोड़ के देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 क्षेत्र हैं, तीनों ये सेकेंडरी में आता है, ठीक है। अब देख लो, मेंस लिखने वाले से प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तुम, अब तो भैया जोड़ के तो पढ़ाएगा ही। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या समाजवादी? ना समाजवादी ना पूंजीवादी, मिश्रित है भैया, दोनों का लेके चलेंगे हम मध्यम मार्ग में अपनाने वाले हैं, गौतम बुद्ध जमाने के इंसान है। निम्न वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी? तो वो है तिलहन। चावल, गेहूं, दाल, तीनों ही बढ़ाएंगे हम, लेकिन तिलहन को इससे बाहर रखा गया था, तीनों का है आंसर। इसका तिलहन है, क्योंकि पूछा है नहीं, ठीक है। निम्न आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? सर्व शिक्षा अभियान आपको 2014 वाले पेपर में कराया या 2013 वाले में, जो मिलान में आया था, है ना। राष्ट्रीय ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की डेट थी, सर्व शिक्षा अभियान की भी डेट थी। अब इसमें पूछ लिया कि नामांकित, तो 6 से 14 वर्ष का, ठीक है ना। तो बाकी आपको मालूम है कि 2001-2002 में इसको शुरू किया गया था, 2001-2 में। इनकी डेट आपको पीछे से याद रहेंगी, यहाँ हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। आगे आने वाले पेपरों में आपको पता चलेगा कि सारा रिपीटेशन में चल रहा है क्या मामला। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी, जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। मतलब हरित क्रांति की डेट पूछ रहा सीधी सीधी। आपने कहा कि 1967 में, चलो मान लिया शुरू हो गई 1967-8 में, तो इसका दशक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? 7वां दशक नहीं दिखा रहा? सीधा सीधा क्वेश्चन समझना भी है आपको। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी, कौन से दशक का परिणाम थी भाई? 7वें दशक का, डेट याद थी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मैंने कहा था पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया था कि इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आने वाला है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा कौन सा है? ये भारत निर्माण का हिस्सा था। तो भारत निर्माण में 6 कार्यक्रम लागू किए गए थे, और वो 6 कार्यक्रम का हिस्सा थे। एक तो पेयजल हो गया, पानी, तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड जो थी भारत निर्माण की, तो बिजली, पानी, घर, बिजली, पानी, घर, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार, 6 थी। बिजली, पानी, पानी वाटर, घर हाउस आएगा अपना, है ना। तो ये बिजली, पानी, घर, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार 6 थी, वो याद कर लेना आप। एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब मनरेगा जो प्रोग्राम है उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं? ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। भाई पैसा जब वो गरीबों के हाथ में पहुंचेगा तो उनकी क्रय शक्ति तो बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी हुई, बिल्कुल नहीं हुई। कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया है जो सौदेबाजी में कमी आ जाएगी, तो यही गलत है। शहरों की तरफ प्रवास में कमी आई, बिल्कुल। जब उनको वहीं काम मिल जाएगा गाँव में, तो प्रवास में कमी तो आएगी, तो आई। तो 1 और 3 आपका सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाता है उन बच्चों के अधिकारों के निहित जो माध्यमिक स्तर, कौन सा है? माध्यमिक। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसका लक्ष्य माध्यमिक स्तर का है, ठीक है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों का विकास का, बिल्कुल है भैया। नगरीय भारत का विस्तार करोगे आप
तो ये तीनों की चीज़ आएंगे। उपरोक्त सभी वाले आंसर लगभग सही है। ना भी पता हो तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, चाचा चौधरी वाला लगा देना आंसर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ये भी आते हैं, अब जैसे लूसेंट पढ़ोगे आपको सारे एक जगह मिल जाएंगे, वो सबको याद कर लेना। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ें, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, वरना उससे रिलेटेड चीज़ें आप तैयार करें थोड़ी सी एक्स्ट्रा उसके पेरीफेरी में। जैसे मैं कहता हूँ हम रहते हैं मुखर्जी नगर में, तो इस हम हाँ मुखर्जी नगर मेन अड्डा है, तो इसकी पेरीफेरी में क्या है? नेहरू विहार है, गांधी विहार है, गोपालपुर है, वजीराबाद है, इंदिरापुरम कॉलोनी है, बुराड़ी है। तो ये पेरीफेरी वाली चीज़ें जब याद हो जाएंगी आपको, तो मेन चीज़ें याद कर लो। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये तो याद होनी चाहिए, इसके पेरीफेरी वाली भी चीज़ें आपको याद रहें, तो वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पुट करेगा। ज़्यादा लंदन में नहीं जाएगा वो दूर, यहीं सिमटेगा, देख लेना आप, ठीक है ना। हरित क्रांति संबंधित है किससे? भाई गेहूँ उत्पादन से। जब हरित क्रांति आई थी तो हमारे यहाँ दिक्कत थी खाने पीने की, तो उस समय जो है नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको में इन्होंने क्रांति ला दी थी, तो यहाँ लाया गया फिर, है ना। अब हरित क्रांति से संबंधित आप क्वेश्चन 2 देख चुके, इसी में देख लो। वो अभी दशक वाला देखा था हमने, 7वें दशक, उसकी डेट पूछ ली थी डायरेक्टली 1967-8 में, ठीक है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपको वही रिपीटेशन में मिलेंगे। अरे एग्जामिनर के दिमाग से खेलो यार, और वो ज़्यादा दिमाग लगाएगा नहीं, वो भी देखता है कि कौन से सेक्टर में से क्वेश्चन उठते रहते हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ये तो हमारे मोदी भाई, नरेंद्र भाई मोदी। निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, पिछली बार भी आया था 2014 में, वहाँ बस ये अलग तरीके से पूछ लिया था, पूछा अलग तरीके से है, आंसर वही मिलेगा। भैया वो दाल मखनी खाने के लिए ऑर्डर किया, वो कैसी भी प्लेट में परस दे, कटोरी प्लेट, बढ़िया सी डिजाइनदार कटोरी, हैं तो परोसने का अलग है कि क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रहा है, आंसर वही जा रहा है। कहीं सदाबहार वन पूछ रहा है, कहीं पूछ लेगा अलग तरीके से, तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जा रहे हैं भाई। भारत के किस राज्य में गन्ना की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? किस राज्य के? यूपी। गन्ना में सबसे अधिक यही है। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? एमपी। 50% से ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में होता है। क्या ही चैलेंज करेगा इसको कोई। अब ये फिर आ गया, मेरा दिमाग जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग तुरंत जाता है, क्लिक होता है कि यार ये फिर देख लिया मैंने। ये दाचिगम कितनी बार देख लिया, दोनों पेपरों में पीछे देखा कि नहीं देखा। कश्मीरी स्टैग, हंगुल जिसे बोलते हैं, एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, वो दाचिगम में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो दाचिगम जैसे मिलाया ए का 2, आंसर आपको मिल गया होगा। कोई क्रांतिकारी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो बागदी तो चारों याद होने चाहिए फिर तो आपको। सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, मिला दो। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकतर समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। बिल्कुल मान लेते हैं। यमुना असत वाहिनी नदी है। पहले तो तुम्हारी बात गलत है, असत नहीं है, सतत है, तो आर गलत है, ए सही है, ठीक है ना। निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? एक ही तो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है इंडिया में, बैरन द्वीप। बैरी बैरी पिया बड़ा बेदर्दी। निम्न बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? जब हम मेंस के क्वेश्चन आपको करा रहा था लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित, तो आपने उसमें राजघाट बांध परियोजना सुनी थी, और राजघाट बांध परियोजना ही बेतवा नदी पर स्थित है। मेंस करो मेरे साथ, एक क्वेश्चन डेली कराता हूँ, देख लिया करो, इससे मेंस भी तैयार रहेगा और पीटी के थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। वैसे भी 7-8 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है वो। रील्स, शॉर्ट्स वीडियो, मूवी देखना बंद कर दो फिलहाल इस समय, सिर्फ और सिर्फ फोकस कर दो इसी पे। निम्न नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा तो कावेरी और गोदावरी के 2 नाम हैं, आप बताइए। एक मैं बता देता हूँ, दक्षिण गंगा बोलते हैं इसको, चलो दोनों ही मैं बता दूंगा, दक्षिण गंगा, और दूसरी है वृद्ध गंगा। कौन सी? बूढ़ी गंगा। तो 2 नामों से गोदावरी को जानते हैं। कावेरी है दक्षिण की गंगा, की इसमें ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा। भारत के निम्न तटों पे से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो ये है आपका कोरोमंडल तट, ठीक है ना। मालाबार तट आपका केरल वाला इधर है ना, उत्तरी सरकारी उड़ीसा वाला, और कोकड़ तट इधर जाएगा फिर तुम्हारा। तो ये आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप दोनों पूर्वी तट के जो देख लोगे तटों को, है ना।
अब मैं भी बता दूं, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। एक तो आप छोटी वीडियो नहीं देखते हो यार, बड़ी वीडियो जब देखोगे। निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम्हें लग रहा हो कि नहीं जी पहली बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। और आप देख सकते हो बाकी ऑप्शन को, माउंट पिनाटाबो और ताल। माउंट पिनाटाबो और ताल ये दोनों के दोनों कहाँ मिलते हैं? फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में। और माउंट किलिमंजारो आपको मिलेगा तंजानिया में। तो मैच करने के लिए आए थे कभी कभी, तो जो चारों ऑप्शन है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ये है आपकी बैकाल झील, पर्ल ऑफ साइबेरिया, सीधा रट लो। निम्न में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? जब आप ऐसे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हो, तो अगर आप मेंस करते हो तो सीधा क्वेश्चन मार दोगे। ज्योग्राफी में जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे या यूपी की ज्योग्राफी मान लो, तो उद्योग जो लगाए जाते हैं वो कच्चे माल से संबंधित होते हैं कि नहीं? कौन कौन सा उद्योग ऐसा है जो कच्चे माल से संबंधित नहीं होता है? लोहा तथा इस्पात उद्योग। भाई कच्चा माल जहाँ जहाँ मिलता है, वो भिलाई उद्योग आप देखते हो, है राउरकेला, ये सब कहाँ है? जहाँ कच्चा माल मिलता है, इसलिए ये उद्योग वहीं पर है। तो कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है उसके लिए। मूल कारक मतलब लगाने को लगा सकते हो, बट मूल कारक नहीं है। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे थे जिसका मूल कारक ही कच्चा माल होता है, जहाँ कच्चा माल मिलेगा। अब तुम चीनी मिल लगाओगे कहीं लंदन में ले जा करके, जहाँ मतलब गन्ना ही नहीं उपजा था, रेगिस्तान में लगा दो ले जा करके, जहाँ गन्ना आता ही नहीं है। तो जहाँ गन्ना उपज रहा है वहीं होना चाहिए ना, क्योंकि भार ह्रास वो है, वो कृषि। गन्ना कैसा है? भार ह्रास, ज़्यादा लंबे समय तक ले जाओगे सूख जाएगा, चीनी बचेगी नहीं कुछ उसमें। तो ऐसा उद्योग जिसको कोई लेना देना नहीं है कच्चे माल के जगह से, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी सरकरा है, सीमेंट है, ये वहीं लगाए जाते हैं जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता है, ठीक है। निम्न में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम देखते हैं, लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस सही है, वेस्ट मिडलैंड्स बरिकम सही है, टुला रूस सही है। याद कर लेना इनको, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अभी तुम्हें कितनी बार पेपरों में दिखाई देंगे ये। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम नहीं है, वेनिस है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन अब तक तो 2015 तक तो आपको ऐसा लगेगा, और भी आगे हम देखेंगे कि लूसेंट पढ़ो और निकाल दो, फिर आपको लगता है लूसेंट पढ़ के कैसे हो सकता है। तो भैया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ो सही से, कहीं से भी कोई कुछ भी उठा के बोल लो, चारों ऑप्शन में से वो आपको आना चाहिए। बस पहला तो इतना ही काम कर लो, बस ज़्यादा आप जो है आर्गूमेंट ना करना। कोई पूछे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तुम्हें आते हैं ढंग से कि नहीं आते, पहले तो वो आने चाहिए तुमको, और कट टू कट आने चाहिए एकदम चारों ऑप्शन के साथ। सबन काया सबने पाया, सबकी काया सबने पाया, सबने पाया, पाया से पैरू, एटना से इटली, एटना इटली मिल रहा है ना थोड़ा सा। कोलमा मतलब काली माँ, मैक्सिको नहीं, इंडोनेशिया नहीं, मैक्सिको। काली माँ मैक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया। मतलब याद कर लिया इस तरीके से मैंने कि बोलते नहीं है, एटना इटली, काली माँ, माँ मतलब मैक्सिको। ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है, अब देख लेना, ठीक है। निम्न देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक है? कनाडा की। कनाडा के चारों तरफ ही समुद्र है भाई, चारों तरफ तो नहीं है यार, 3 तरफ तो बोल सकते हो, 3 तरफ भी नहीं बोल सकते, 2 तरफ ज़्यादा है। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? देखो बॉइलिंग झील डोमिनिका है। अरे मेरी नाक में दम कर रखा है, डोमिनिका दम कर रखा है नाक में, किसने? बॉइलिंग झील ने। बॉइलिंग उबल रखी है, अरे उबलोगे तभी तो नाक में दम हो रहा है, नथुने फूल रहे हैं तुम्हारे बॉयल हो करके। तो डोमिनिका सही है ये। रेड लेगून, ओहो, बोलोपिया से लाल लहंगा ले आएंगे। रेड लेगून लाल लहंगा, लहंगा नहीं है भैया, लेगून है ये। बोलबिया मतलब बोलोपिया, लाल लहंगा लेके आएंगे बोल दो पिया से। फिर ग्रेट स्लेव झील कनाडा, ये आपने अमेरिका में और कनाडा की जो 5 झील पड़ी होंगी उस तरीके से ट्रिक याद करी होगी, होम्स वाली है ना, ये वाली कि ह्यूरॉन, ऑन्टारियो, मिशिगन, इरी, तो वहाँ से मिलती हैं। सुपीरियर, तो ग्रेट स्लेव झील कनाडा की है। निम्न प्रजातीय वर्गों में से, अच्छा मैंने उसका आंसर नहीं बताया ना, ये गलत है। 5 फ्लावर झील मंगोलिया की नहीं है, ये चीन की है। किसकी है? चीन की, ठीक है। चलिए, निम्न प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं?
मूल निवासी बहुत पूछता है कौन कहाँ से संबंधित है, तो ये मंगोलायड से संबंधित है। ठीक है। निम्न देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। पूरे विश्व में जितना बॉक्साइट पाया जाता है भंडार है 33%, लगभग 1/3 यहाँ मिलेगा तुमको। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? भंडार कहाँ पाया जाता है भाई? ये मैंने कहाँ बोला था? ये उत्पादक है तो उत्पादन करता है 1/3। जब हम भंडार की बात करेंगे तो भंडार वो भी यूरेनियम का, तो वो भी आपको मिलता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ भी लगभग आप मान लो 29 से 30% पाया जाता है पूरे विश्व का। तो इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको लगेगा कि जब करंट में कुछ चीज़ अपडेट में आएंगी तो इनकी रैंकिंग भी याद कर लो, किसमें कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वो आता ही है करंट अफेयर्स में जब देता है उस समय। निम्न में से किस युग में सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है भाई बताइए? खालिद बी सईद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, यही सही है। बाकी और बुकें इधर से उधर मिल रही हैं, पीटर हार्डी पार्टीशन, मोइन सकीर, इन सब पुस्तकों को आप मिलाओगे तो ये आपके जो W.C. स्मिथ हैं, इन्होंने लिखी थी मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, मतलब ए का 4 से मिलना चाहिए। अच्छा, पीटर हार्डी ने क्या लिखी थी? द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पीटर हार्डी की बुक है। ठीक है। और लास्ट में आपका मोइन सकीर बचे, इन्होंने खिलाफत 2 पार्टीशन लिखी थी, ये वाली है ना। तो चारों याद रख सकते हो आप, कभी भी पूछ सकता है। निम्न में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट बुक लिखी? अबे तुम हमारे लिए प्रॉब्लम थे बे, तुम तो लिख रहे हो द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट। बे तुम ही प्रॉब्लम थे हमारे लिए। 1905 में बंगाल विभाजन करा दिए तुम, करजन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। खनिज, सौर ऊर्जा, बायोगैस, वन गैस। अरे बायोगैस जब गैस है तो गैस से मिलाओ ना। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। और C का 2 से मिल जाएगा तो आंसर पालोगे तुम यार। नज़दीक तो इतना पहुंच जाओगे, फिर बचेगा ही क्या। खनिज समाप्त होने योग्य हैं बिल्कुल भाई। सौर ऊर्जा समाप्त होने योग्य नहीं है। वन अपरूपण वर्षा से संबंधित है तो लगा दो आप। सौर ऊर्जा समाप्त होने योग्य नहीं है ना, समाप्त होने योग्य। ओके, B4 लगा दो फिर ऑप्शन। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जैट्रोफा। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। ये दोबारा तो नहीं मिला है लेकिन एक बार आ गया था, क्यू, इंग्लैंड। निम्न में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल किसको कहा जाएगा? कोरिया। ठीक है ना। ये तो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है और याद रख लो इनको। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। अभी मैंने आपको एक और क्वेश्चन पूछा था, वो आप बताओगे मुझे। ब्लैक डे घोषित किया गया है किस दिन को? जो इमरजेंसी लगाई गई थी, लोकतंत्र का हत्या दिवस जो बताया गया है, तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। चांस फुल है भैया। यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी, RO में भी और PCS में भी, अदर एग्जाम में भी ब्लैक डे की डेट बताना। ठीक है। एशिया की धुरी विदेश नीति, ये क्वेश्चन आपका आता रहता है कभी कभी, क्योंकि IR का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन का। पावर टू एशिया, तो USA की ये पॉलिसी है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या की जननांग की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? ठीक है। तो जनसंख्या से संबंधित जो डेमोग्राफिक जो हम विशेषताएं की बात करते हैं तो उसमें हम काफ़ी कुछ देखते हैं, बट जनसंख्या का ये जो लिंगानुपात नहीं देखते। जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं, रहन सहन देख लेते हैं, ग्रामीण शहरी जनसंख्या देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो जननांग की विशेषताएं होती हैं उसमें हम जनसंख्या का आकार है ना, संरचना है, उसका वितरण देख लेंगे, जन्म, उसका प्रवास देख लेंगे। प्रवास मतलब माइग्रेट वगैरह होते हैं, तो वृद्धि, मृत्यु के संबंध में परिवर्तन, ये सब उसमें शामिल रहेंगे, लेकिन लिंगानुपात का अध्ययन नहीं होता उसमें। ठीक है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या का व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? निम्न में से कौन सा जनसंख्या का व्यवसायिक ढांचा पूछ रहा है, कॉर्पोरेटिव टाइप का, तो कॉर्पोरेटिव कार्यकारी होगा ना। तो विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, कौन सा ऑप्शन है आपका? C। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो अर्थव्यवस्था में इन चारों ऑप्शन में बताओ कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो रही है तो कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जोत के आकार में कमी हो रही है तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही भाई, पर प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाएगी। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है?
फ़िलहाल तो आप ये देख रहे होंगे, हम कहते हैं कि फर्टिलिटी रेट जो है, प्रजनन दर है, वो कम हो गई है, 2 तक आ गई है। कहाँ पहले जो है 2 पॉइंट से 7 तक चलती थी ऊपर, अब 2 तक आ गई है। इसका मतलब यह है कि गिरने की प्रवृत्ति है, लेकिन वृद्धि दर अभी भी दिखाई दे रही है हमको। तो ये आपका डी ऑप्शन है। 2011 में देश के निम्न राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम कहाँ थी? अब देखो, सेंसस तो हुआ नहीं है दूसरा, तो 2011 की जो भी सेंसस के आंकड़े हैं, संबंधित क्वेश्चन है, उनको कट टू कट आप रट सकते हो। तो ये बिहार में है, ठीक है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन 2013 में देखा, 2014 में देखा, इसलिए मैंने बोला था ग्रीन हाउस गैसों को याद कर लो ना भाई, कितनी है, 7-8 यार। जलवाष्प है, CO2 है, ओजोन है, PFC, CFC, SCFC, N2O, याद कर लो जो भी है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। निम्न में से किस युग में कौन सा युग सही सुमेलित है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, रिपीट क्वेश्चन है, आया हुआ है पहले, पर्वत नहीं है भैया, समुद्र है, महासागर बोल सकते हो इसको, तो पहला गलत है। अजैविक अवयव जीवाणु, बिल्कुल नहीं है, गलत है। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, बिल्कुल। वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, अरे वर्षा होने से ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेना देना यार। तो बड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन आपको मिलेंगे रखे हुए। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपको मालूम, पादप संरक्षण से। इससे जुड़े हुए लोगों के इनमें याद रखो, है ना, गौरा देवी थी महिला, सुंदरलाल बागुड़ा थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, जुड़े हुए थे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? अब आप, हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन पे जैसे मेरा ध्यान जा रहा था, आप बताइए इन डेटों को भी। 22 अप्रैल को बताना ये कौन सा डे मनाया जाता है, 22 मार्च को भी बताना मुझे कौन सा डे मनाया जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आ रखे हैं पहले भी। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र, तो वो पश्चिमी घाट। अब बताओ ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं है? आपने 2013-14 वाला किया होगा, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं? जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? अगर जैव विविधता कम होगी तो ये रिपीटेड क्वेश्चन कितनी बार देखोगे इसे मुंह उठा करके आप? UPSC तक में देख लोगे आप इसे, ऑप्शन के माफिक। तो आवासीय विनाश जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ठीक, आप कह रहे हो खींच रहे हो, घंटा और हो गया, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, कमर दर्द करने लग गई है मेरी। निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि ये लाइकेन के बारे में पूछा था, और लाइकेन को हम बोलते हैं सैक, क्योंकि ये शैवाल और कवक से मिलकर के बनता है, शैवाल और कवक से। तो लाइकेन ये आपके प्रदूषण संकेतक का काम करता है, क्योंकि कलर चेंज हो जाता है। निम्न ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सौर सेल, भाई रिन्यूएबल एनर्जी है वो सौर सेल। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिक है? अधिकतम थी तो ये उत्तर प्रदेश, कम से कम 20% का अंतर आ रहा था दोनों में। अभी देख लो तुम यार, क्यों? भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सा सही है? नागरिकता, भारत में नागरिकता कैसी है भाई? एकल है कि दोहरी नागरिकता है? एकल नागरिकता है भाई। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो आपकी अपने भारत देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? ये करंट के क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, है ना। तो ये उस समय का लखनऊ का आंसर था 2015 का। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग? ये भी अब देखो करंट का ही क्वेश्चन है लगभग, कि चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था तो अतुल गुप्ता थे उस समय के, लेकिन अभी इस समय जो है आनंद मिश्रा है। अगर चेंज होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा वित्त आयोग है। ये चौथे राज्य वित्त आयोग है ना, इसका पूछा है। अब बताना कौन सा वित्त आयोग है, 5वां या छठा? 5वां वित्त आयोग या छठा? अगर होगा तो उसके अध्यक्ष के नाम बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इस तरीके से 1 घंटा 4 मिनट 5 मिनट हो गए, सॉरी।
और हमने ये पेपर कर लिया। और देखो लाइक किया करो, कमेंट कर दिया करो अगर देखते हो तो, और जिसको फ़ायदा होगा देखेगा, वरना फालतू की चीज़ें लोग देखते रहते हैं, 3-3 घंटे मूवियों में बिता देते हैं, फिर कहते हैं पेपर नहीं निकलता। पेपर निकलेगा, काम करो बस, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। और संडे है, फंडे है, मनाओ, मौज मस्ती करो। मैंने ये वीडियो शूट करी है रात को 2:15 पर। सुबह ये अपलोड की जाएगी 8 से 9 बजे के बीच। ओके, तो आपका दिन शुभ रहे।